हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार पढ़ रहे हैं। आधुनिक साहित्यकार में आज हम दो साहित्यकारों को देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को और अमूल्ला रामोजी को। ये हमारा आधुनिक साहित्यकारों का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोक कवि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो साहित्यकारों को हम आज देख लेते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं उनके विषय में। पहले जो हमारे साहित्यकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को भी हम देख लेते हैं। वैसे तो इनका जन्म, इनका संबंध जो था उत्तर प्रदेश से था, फिर भी हम इनको देख लेते हैं क्योंकि इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। चिरगांव में है झांसी, अभी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो झांसी चिरगांव में हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में हुआ था। ठीक है, 3 अगस्त 1886 में हुआ था। ये 3 अगस्त भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो सरकार है वो इनके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाती है, इसीलिए इनको याद रखना है। 3 अगस्त 1886 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, अब इनका उपनाम क्या था? उपनाम इनका दद्दा था, है ना। दद्दा उपनाम से लिखते थे। इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इनके गुरु थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना है रंग में भंग, जो कि क्या है? इनका काव्य संग्रह है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का पहली जो रचना है वो कौन सी है? रंग में भंग। फिर जयद्रथ वध, भारत भारती, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती। भारत भारती कब आई थी? इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1912 में हुआ था। इस रचना के आधार पर इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। किस रचना के आधार पर? भारत भारती के आधार पर। ये देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचना है। तो महात्मा गांधी जी ने इनको किसकी उपाधि दी थी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, किस रचना के आधार पर? भारत भारती के आधार पर। फिर अगली रचना है पंचवटी, फिर झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, जय भारत, विष्णुप्रिया, नहुष, काबा और करबला। ये सभी इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। नाटक देख लेते हैं। अनग, चरणदास, तिलोत्तमा और चंद्रहास। ठीक है, कौन कौन से नाटक हैं? अनग, चरणदास, तिलोत्तमा और चंद्रहास। ठीक है, ये इनके नाटक हैं 4। अब देखिए दो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साकेत क्या है? साकेत और यशोधरा दोनों ही क्या है? महाकाव्य हैं। साकेत और यशोधरा दोनों ही महाकाव्य हैं। अब इसमें अगर साकेत में आपसे पूछा जाए किसके विषय में वर्णन है, तो उर्मिला जी के विषय में वर्णन है। जो भगवान लक्ष्मण जी की पत्नी जो रहती हैं उर्मिला, उनके विषय में वर्णन है। किसमें? साकेत में। और यशोधरा में किसका वर्णन है? जो यशोधरा में गौतम बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा रहती है उनके विषय में वर्णन है यशोधरा रचना में। ठीक है, साकेत, अगर साकेत शब्द का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, तो साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या। लेकिन आपको रचना याद रखनी कि साकेत किसका महाकाव्य है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो साकेत गुप्त जी का महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने किसके विषय में वर्णन किया है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विषय में। ठीक है, और यशोधरा में इन्होंने बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विषय में वर्णन किया है। बाकी इनकी रचनाएं हमने देख ही ली। अब इनके विषय में कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। देखिए 3 अगस्त को क्या जो मध्य प्रदेश सरकार है 3 अगस्त को किसके कवि दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 3 अगस्त कवि दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्मदिन है 3 अगस्त, उसको हम मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कवि दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, फिर ये 1952 से 64 तक, मतलब अपनी मृत्यु के समय तक राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, मनोनीत सदस्य थे ये। आपको पता है कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो ये भी क्या थे? मनोनीत सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे ये। ठीक है, फिर इनको 1954 में पद्म भूषण दिया गया भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, इनके साहित्य के लिए इनको क्या दिया गया? 1954 में पद्म भूषण दिया गया। फिर ये ऋषि केंद्र नाम से ब्रज भाषा में लेखन करते थे। ऋषि केंद्र उपनाम से, देखिए पहले ये क्या करते थे? ब्रज भाषा में ऋषि केंद्र नाम से लिखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी में लेखन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अगर ब्रज भाषा में कौन सा उपनाम था इनका? ऋषि केंद्र। वैसे इनका एक उपनाम हम यहाँ देख चुके हैं, दद्दा भी इनका उपनाम था। ठीक है, इन्होंने अपनी उपेक्षित नारी को काव्य का विषय बनाया। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी है ये।
उपेक्षित नारी को इन्होंने काव्य का विषय बनाया। हमने देख ही लिया इन्होंने क्या उर्मिला के विषय में लिखा और यशोधरा के विषय में लिखा, तो उपेक्षित नारियों को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। ठीक है, और इनकी प्रथम अगर कविता पूछी जाए, अगर रचना पूछेगा तो हमने देख लिया रंग में भंग, इनकी पहली रचना जो है वो रंग में भंग है, काव्य संग्रह है। लेकिन अगर कविता की बात करें तो इनकी कविता क्या है, हेमंत है, जो कि 1905 में आई थी। ठीक है, इनकी पहली कविता की बात करें तो कविता इनकी हेमंत है, जो कि 1905 में आई थी। ठीक है, तो इनके विषय में हमने प्रमुख तथ्य देख लिए, इनकी रचनाएं देख ली, आपको याद करना है इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब हम अगले अपने साहित्यकार को देख लेते हैं, मुल्ला रमोजी जी को। अगले साहित्यकार हैं मुल्ला रमोजी। ठीक है, अगले साहित्यकार मुल्ला रमोजी हैं, जो कि उर्दू साहित्यकार हैं, उर्दू में लेखन करते हैं। इनके विषय में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है, ये क्या है, गुलाबी उर्दू शैली के जनक हैं। ठीक है, इन्होंने एक अलग शैली विकसित की थी, उसका नाम क्या था, गुलाबी उर्दू। ठीक है, तो गुलाबी उर्दू शैली के जनक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, मुल्ला रमोजी हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1896 में भोपाल में हुआ था, तो ये भोपाल से संबंध था इनका। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, लाठी और भैंस पहली इनकी रचना है, लाठी और भैंस, औरत जात, फिर अंगूरा, मुसाफिर खाना, जिंदगी, शिफा खाना, गुलाबी उर्दू, अब इसके जनक है तो उन्होंने गुलाबी उर्दू पुस्तक भी लिखी है, दीवाने मुल्ला रमोजी। ठीक है, इसमें इनका नाम ही है तो आप समझ ही जाएंगे। इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू आ रहा तो भी आप समझ जाएंगे। मिकालात गुलाबी उर्दू। ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी, लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, जिंदगी, शिफा खाना, गुलाबी उर्दू, दीवाने मुल्ला रमोजी, इंतिखाबे गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू। ठीक है, तो गुलाबी उर्दू जहाँ रहेगी वहाँ तो आप समझ ही जाएंगे, बाकी ये कुछ रचनाएं इनको आप एक बार देख लीजिएगा तो ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके विषय में ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है कुछ भी, बस यही है कि ये गुलाबी उर्दू शैली के जनक है और इनका संबंध कहाँ से था, भोपाल से था, और इनकी रचनाएं। ठीक है, अब हम कुछ सृजन पीठ देख लेते हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनसे संबंधित सृजन पीठ है, तो उनको हम देख लेते हैं कौन सी कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो देखिए, पहले सृजन पीठ है मुक्तिबोध सृजन पीठ। गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में हमने पढ़ा था, तो मुक्तिबोध सृजन पीठ पूछ रहा है कहाँ पे है, तो ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो है, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है, वो कहाँ पे है, सागर में। तो यही आपसे पूछा जाएगा, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। ठीक है, प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है, प्रेमचंद, तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ, उज्जैन में, तो प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय में है। फिर है निराला सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ कहाँ है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में निराला सृजन पीठ है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनकी जो सृजन पीठ है वो भी कहाँ है, जबलपुर में है। नानाजी देशमुख सृजन पीठ, ठीक है, IMP है। नानाजी देशमुख सृजन पीठ कहाँ पे है, महात्मा, कहाँ पर है ये, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। चित्रकूट कहाँ है, सतना में, सतना जिले में आता है। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है, चित्रकूट में, वहीं पे क्या है, वहीं पर है नानाजी देशमुख सृजन पीठ। ठीक है, आदि ये तीनों ये प्रस्तावित हैं। ठीक है, अभी ये बनी नहीं है, बाकी ऊपर जो हमने पढ़े वो बन चुकी हैं। प्रस्तावित है आदि शंकराचार्य सृजन पीठ, कहाँ प्रस्तावित है, तो ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है। ठीक है, परशुराम सृजन पीठ जनापाव में, जनापाव परशुराम जी की जन्मस्थली है, तो वहाँ पर प्रस्तावित है परशुराम सृजन पीठ। महादेवी वर्मा सृजन पीठ कहाँ पर है, तो महादेवी वर्मा सृजन पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, भोपाल में स्थित है, एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय है देश का। तो यहाँ पे क्या है, ये भोपाल में स्थित है, ये यहीं क्या है, महादेवी वर्मा की सृजन पीठ जो है वो प्रस्तावित है।
ठीक है। ये सभी सृजन पीठ आपको याद रखना है। ये कहाँ कहाँ से संबंधित है, कौन से कॉलेज में, कौन से विश्वविद्यालय में ये सृजन पीठ स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये प्रमुख सृजन पीठ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, किसी न किसी विश्वविद्यालय में। ठीक है। तो आपको याद रखना है इनको। MPGK में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। MPGK जहाँ भी पूछा जाएगा या GK जहाँ भी पूछा जाएगा तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन साहित्यकारों से और इनसे सृजन पीठ से संबंधित। ठीक है। अब आज की क्लास में आपसे एक सवाल है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनके विषय में हमने पढ़ लिया था। ये इनके विषय में, इनकी सभी रचनाएं, इनके विषय में तथ्य हमने देख लिए थे। तो आज आपसे सवाल है कि इनकी जीवनी जो थी, सुभद्रा जी की जो जीवनी थी, उसका नाम क्या था? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको जवाब पता होगा, तो आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी का क्या नाम था। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 2 साहित्यकारों को पढ़ लिया, उनकी रचनाएं भी पढ़ ली, उनके विषय में सभी फैक्ट भी देख लिए। आप क्या करना है, याद करना है। इनके विषय में प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। जहाँ भी MPGK पूछा जाएगा आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे साहित्यकारों के विषय में। तो आधुनिक साहित्यकार आज से हमने समाप्त कर लिए, पढ़ लिए। अब हमारे लोक साहित्यकार, लोक कवि जो हैं वो बचे हुए हैं। तो एक क्लास में वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोक कवियों को देखेंगे। ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।